बैंकों का काम है कि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए तब आपको लोन दे कि आपकी ऐसी हैसियत है या नहीं कि आप वो लोन को चुकता कर सकेंगे, तो जिसको क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस बिना देखे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, आपने लोन दे दिया और जिसको लोन मिला उसको भी पता है कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से मिला है तो मुझे लोन वापस करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर नीति अपनानी चाहिए थी कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से लोन दिया जाएगा। जहां क्रोनिज्म होगा तो वो, क्योंकि आपके इलेक्शन में फाइनेंस किया है तो आप उनको फेवर करेंगे। आपने कहा कि हमारे नीति निर्धारक बहुत फ्यूडल हैं। हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिले जो भारत के लोकतंत्र की एक शानदार कहानी हो सकते थे, कि जिन्होंने कहा कि उनकी माँ बर्तन मांजती थी। उन्होंने कहा कि वो 30 साल की उम्र तक भिक्षा मांगते थे, यानी कि बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। और उन्होंने बताया कि उनके पास स्कूल जाते समय जूते नहीं थे, उनके मामा ने खरीद के दिए जूते, जिस वो कपड़े के जूते होते थे जो वो पहनते थे। ऐसे साधारण परिवेश से आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो नीतियाँ क्यों नहीं लाई जिससे उन्हीं के जैसे परिवेश के लोगों को उत्थान मिलता। उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो दिया है वो चमकदार जो सेक्टर है हमारे यहाँ का, जिसमें आप कॉरपोरेशंस की बात करें और उसमें भी कुछ खास चुनिंदा मनपसंद कॉरपोरेशंस हैं। तो नीति निर्धारक सामंतवादी परिवार से ना भी आए तो वो सामंती सोच के साथ क्यों आगे बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो फिर हमारे सामने ये रिजल्ट होता है। मैंने कॉरपोरेट्स का आपसे जिक्र किया, क्या कॉरपोरेट्स ने, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उसने किसी तरह का कोई जिम्मेदारी निभाई है हमारे देश के प्रति? खासकर जो फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, हम ये देखते हैं एनपीएस हो रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर के या तो भाग जा रहे हैं या एनपीए करवा रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। सरकार उनके घाटे को जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे वसूल रही है। बड़े बड़े बैंकों का हाल आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या कॉरपोरेट फ्यूडलिज्म, कॉरपोरेट, ये सब मिल करके गरीबों के खिलाफ खड़ा हो गया भारत के अंदर ही अंदर? आपने कई सवाल एक साथ पूछे, अगर मैं भूल जाऊं तो आप दोबारा रिमाइंड कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, फ्यूडल जो सवाल सबसे था। पहली बात तो ये है कि देखिए, आपका पर्सनल सिचुएशन क्या है वो नीति निर्धारण में नहीं आता है। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, उस पार्टी की क्या पॉलिसी है, उस पार्टी की क्या समझ है, उसको आप आगे करते हैं। तो अगर आप एक पार्टी में ऊपर आ रहे हैं, चाहे आप गरीब परिवार से होकर आ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी अगर फ्यूडल माइंडेड है उसकी अगर एक लिमिटेड सोच है तो उसी सोच से आप ऊपर आएंगे। और दूसरा, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स का दखल है। वहाँ पे पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जो हमारे जो नेता लोग हैं वो आज जनता को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो बड़े बड़े मनी बैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने एक काले धन की अर्थव्यवस्था पे जो किताब लिखी है उसमें दिखाया कि एक तिगड़ी है जो काली अर्थव्यवस्था चलाती है। उसमें करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव, ये साथ होते हैं, ये मिलके जो उसको करते हैं और यही लोग फिर नीति निर्धारक बनते हैं। तो वो उसी कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट आगे करते हैं जहां से वो पैसा लेते हैं। तो जो 14 एमपीज को जो सक्सेसफुल थे 1998 इलेक्शन में, उनको मैंने इंटरव्यू किया था अपनी किताब के लिए। तो उन्होंने हर एक ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने क्यों पैसा दिया, क्योंकि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो उससे वो मुझे काम कराएंगे। तो ये एक जो तिगड़ी है जो काले धन की अर्थव्यवस्था को भी करती है और जो नीतियों को निर्धारित करती है, जो नीतियों को एक्सेप्शन में भी लाती है, कि मतलब नीति एक खास तरह से बने जिससे कि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फायदा पहुंचे। तो ये जो नीतियां होती हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती कि मैं अगर एक गरीब परिवार से आया, जैसे मनमोहन सिंह थे, वो भी बहुत गरीब परिवार से निकले, लेकिन उन्होंने नई आर्थिक नीतियां वो लागू की जो कि बिल्कुल गरीबों के लिए हित में नहीं थी, और जिससे कि समस्या हमारी बढ़ती चली गई सन 91 के बाद। तो आज जो हमारी स्थिति है वो इसलिए क्योंकि हमने नई आर्थिक नीतियां सन 91 से हमने अपनाई, जो कि प्रो कॉर्पोरेट, प्रो बिजनेस पॉलिसीज थी, न कि प्रो पुअर। वो और गरीब, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि हमें पता है कि इससे गरीबी बढ़ेगी तो हमको सेफ्टी नेट चाहिए। तो ये बात अलग है कि जो मनमोहन सिंह जी की रिजीम में सेफ्टी नेट आए, लेकिन मनमोहन सिंह जी और जो उनके सपोर्टर थे वो उसके खिलाफ थे। ये तो सोनिया गांधी के अंदर जो एक वो कमिटी थी जिसमें कि बहुत सारे एनजीओज वगैरह थे, उन्होंने जो किया और उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क और राइट टू फूड ये सब होना चाहिए, जिसका कि ऑपोजिशन था। मतलब जो मनमोहन सिंह जी के साथ जो टीम थी वो प्रो वर्ल्ड बैंक वाली टीम थी और उन्होंने इनको रेजिस्ट किया, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी डिसाइड करती थी तो इसलिए उन्होंने पुश किया ये नीतियों को।
तो इसलिए मेरा मानना है कि इंडिविजुअल पे ये निर्भर नहीं करता, ये समाज पे निर्भर करता है। आपकी पार्टी जो आपकी जब सत्ता है उस पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो करेंगे। और वहाँ पे फ्यूडलिज्म है, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का जो बड़ा वो है, इसलिए वो नीतियाँ आपकी उस प्रकार से होंगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत हार्डशिप से निकल के आए, लेकिन वो किसको हेड कर रहे हैं? वो ऐसे सिस्टम को हेड कर रहे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स का चलता है। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं वो नीतियों को निर्धारित करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, ये कैपिटलिज्म के लिए अच्छा नहीं होता। वजह उसकी ये है कि अभी हमारे देश में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप किया तो हो सकता है कल कोई क्रोनी कैपिटल आके आपको टेक ओवर कर ले, तो इसलिए आप देश छोड़ के चले जाते हैं। तो सन 2014 से 2019 के बीच में डेटा आया था 2019 में कि 23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के चले गए। 2019 में 7,500 और चले गए। फिर बीच में डेटा नहीं आया, फिर 2022 में आया कि फिर 7,500 और चले गए। तो यानी कि 2.5 लाख जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे उसमें से 50,000 तो चले ही गए। तो अगर ये चले जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पुअर है। जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पुअर होगा तो फिर आपका ग्रोथ भी कम हो जाएगा, और जो आपकी साख है दुनिया में वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ब्लैक इकॉनमी है उसके चलते हुए बैंकिंग पे कंट्रोल किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि जो बैंकिंग है वो निर्भर करता है कि जो आपके नीति निर्धारक क्या चाहते हैं, कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है। वो एक क्रोनिज्म होता है। तो बैंकों के जो एनपीए हैं वो इसीलिए हुए क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म था कि हाँ वहाँ पे किसको लोन देना है। तो बैंकों का काम है कि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हुए तब आपको लोन दे, कि आपकी ऐसी हैसियत है या नहीं कि आप वो लोन को चुकता कर सकेंगे, तो जिसको क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस बिना देखे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, आपने लोन दे दिया, और जिसको लोन मिला उसको भी पता है कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से मिला है तो मुझे लोन वापस करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोन बहुत बड़े बड़े दे दिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब इतने गरीब देश में इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता। तो मिसाल के तौर पे कोई बड़ा, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, तो इधर आगरा हाईवे वगैरह बना, तो जो उसके जिनको मिला जेपी वगैरह का वो सब फेल हो गए, है ना, वो कोलैप्स कर गए। तो इस तरह तरह से पावर सेक्टर में, इस सब में जो हाईवे सेक्टर वगैरह में आपने दिए, तो वहाँ पे आपके एनपीएस वगैरह हो गए बहुत ज़्यादा। तो कई कंपनियां हैं जैसे एसआर हैं, ऐसे अब तो अनिल अंबानी भी उसमें शामिल हो गए, आईएलएफएस हो गया जो फेल कर गए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब देश में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? तो इसलिए हमको एक प्रॉपर नीति अपनानी चाहिए थी कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से लोन दिया जाएगा। पर जहाँ क्रोनिज्म होगा तो वो, क्योंकि आपके इलेक्शन में फाइनेंस किया है तो आप उनको फेवर करेंगे। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक नेशनलिस्टिक पॉलिसी नहीं फॉलो करता कि हमें नेशन को बड़ा करना है। अब आप देखिए बड़ी बड़ी अमीर कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, वो रिसर्च में पैसा नहीं खर्च कर रहे। वो कहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से कैसे compete करेंगे, तो R&D पे नहीं खर्च करते। वो यहाँ से बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ से मतलब लोगों को जब अमेरिका भेज देते हैं, यूरोप भेज देते हैं कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेन करना। पर कौन सा मेजर सॉफ्टवेयर है जो इंडियन कंपनीज ने डेवलप किया? निश मार्केट में हो जाते हैं। पर जो बड़े बड़े हैं उसमें तो जो गूगल और ये सब हैं, फेसबुक वगैरह, वही हैं वो जो आगे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि यूरोप के भी बहुत सारे ऐसा हो कि वो बहुत सारे आए हों सामने, लेकिन चाइना ने कोशिश करके हर एरिया में कंपटीशन दिया, वो सॉफ्टवेयर में वो कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी क्रोनिज्म के चलते हुए एक आसान तरीका मिल गया कि हम आसानी से जब वो कर सकते हैं, हमें कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपटीशन में फिर हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार में भी दबाव में आके, मल्टीनेशनल के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके हम मार्केट खोल देते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर पॉलिसी है, 1987 तक हमारी कुछ कंपनियां सामने आ रही थी, 1987 में एक नई सॉफ्टवेयर पॉलिसी आ गई जिसके चलते हुए हमारी सारी कंपनियां डूब गई और वो फिर ट्रेडर बन गए। कोई मतलब जो वर्ड प्रोग्राम, वर्ड परफेक्ट प्रोग्राम, एक्सेल प्रोग्राम, इन सब को जो ट्रेडिंग करने लगे वो डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमारा स्टेबल पॉलिसी नहीं रही है R&D की तरफ, क्योंकि हमारी जो नीति निर्धारक हैं वो भी दबाव में आ जाते हैं, तरह तरह के दबाव होते हैं। तो इससे हमारी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए,
जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर की, हमारे जो नीति निर्धारकों की, वो देश के हित में ना होने की जगह अपने पर्सनल हित में होती हैं, जबकि देश के हित में जो कॉरपोरेट सेक्टर को और हमारे नीति निर्धारकों को काम करना चाहिए। सर, हमारे शहरों की, कस्बों की, मोहल्लों की सड़कें बहुत ख़राब हैं और वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ डिलेज़ हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, वहाँ डेथ्स भी हो रही हैं। लेकिन ये जो बहुत हाई कॉस्ट पूरा जाल बिछाया जा रहा है सड़कों का, क्या इसकी ज़रूरत, इतनी ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम की ज़रूरत थी? गडकरी साहब का जो बहुत फ़ैन बेस है उनका कि उन्होंने सड़कें बना दी हैं और महंगे टोल हैं वहाँ पर, लोग, आम आदमी वहाँ चल नहीं सकता। इन सड़कों का ये जो जाल बिछा है, क्या ये तर्कसंगत है? ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे मैंने कहा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो हमारा वेल ऑफ तबका है 6% ना, उनके लिए सब हो रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर पेनिट्रेट कर पाए रूरल एरियाज वगैरह में। लेकिन आप देखिए, करप्शन के चलते हुए इसमें भी प्रॉब्लम। आप ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज गिर जाता है। आपने, प्रधानमंत्री ने सड़क इनॉग्रेट की बॉम्बे में, और जो अगले दिन आपको दिखता है कि उससे पैच वर्क हो रखा है। आपने देखा कि वो मतलब बिहार में कितने सारे ब्रिज गिर गए। वो बनते कंस्ट्रक्शन बनते कंपनी कह रही है कि हमें किकबैक इतना देना होता है कि वही हम corruption सही मटेरियल लगा नहीं सकते। तो ये नहीं, जो वो 6% के लिए भी जो काम हो रहा है, अपने लोगों के लिए जो काम हो रहा है, उसमें भी इतनी जी बेईमानी हाँ, है। तो वो जब तक ब्लैक इकोनॉमी आपकी इतनी तेज रहेगी तो करप्शन बढ़ेगा ही अपने आप, आप है कह ना? रहे हैं ब्लैक इकोनॉमी बहुत तेज है, बहुत तेज है हमारे यहाँ, क्योंकि तो नोटबंदी से हमें क्या कोई एक फायदा हुआ? ब्लैक इकोनॉमी को तो खत्म करने के लिए हमने गरीब जो दादी माँ, नानी माँ के बटुए में जो थोड़ा सा पैसा था वो उसको खींच लिया, वो ब्लैक मनी था। नहीं, हमने कुछ नहीं खींचा। जितना पैसा था वो सब वापस आ गया। मतलब कि जो आरबीआई के आंकड़े, और मैंने तो आर्टिकल लिखा था उसके पहले, तो मैंने शो कर दिया था कि 99% तो पैसा वापस आ गया है। तो इसलिए किसी का ब्लैक गया नहीं, बल्कि ब्लैक और जनरेट हुआ।